राजस्थान की पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे। इकोलॉजी, ठीक है। और इसमें आपके सिलेबस में बेसिकली जो चीज दे रखी है वो कौन सी है? जैव विविधता शब्द लिख रखा है ना। पारिस्थितिकी लिख दो, चाहे कुछ सिलेबस में राजस्थान जैव विविधता का चैप्टर होता है, किसी में ये लिखा होता है, किसी में ये लिखा होता है। तो इस चैप्टर में वैसे देखें तो सवाल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, सिंपल सिंपल बातें पूछी जाती हैं। लेकिन अगर आपको मीनिंग नहीं आता है तो फिर मामला मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जैसे अपन इसमें बात करेंगे किसकी, जैसे पारिस्थितिकी होती है, ये किसकी होती है? या पारिस्थितिकी या पर्यावरण शब्द की अपन बात करते हैं तो ये एक सापेक्ष टर्म है। सापेक्ष टर्म का मतलब है किसी न किसी जीव या किसी सिस्टम के संदर्भ में अपन इसका अध्ययन करेंगे। निरपेक्ष में या शून्य में इसका अध्ययन नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको पहले 2-3 क्लासेज में बताया था कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण एक सापेक्ष शब्द है जिसके बारे में अपन परि प्लस आवरण शब्द लिखते हैं। परि का मतलब चारों ओर, आवरण का मतलब लिफाफा या घेरा जिसमें हम कैद है। अब ये किसकी बात है? तो देखो, इसमें जिस जीव की बात कर रहे हैं, सापेक्ष का मतलब है जिसके लिए हम ये अध्ययन कर रहे हैं उसको छोड़कर बाकी सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। अब फिर इसमें जैसे अपन जैव विविधता की बात करें या पारिस्थितिकी की बात करें तो हम खाली किसकी बात करेंगे? हम खाली इसमें बायोस्फीयर की बात करेंगे। बायोस्फीयर का मीनिंग जानते हो क्या होता है? हैं? बायोस्फीयर का मतलब है कि अपने पर्यावरण का वो हिस्सा जिसमें जीवन संभव है, जिसके लिए हिंदी में शब्द अपन काम में लेते हैं जैवमंडल। जैसे अपन कहते हैं कि हवा में जर्म से जीव हैं, तो एक हाइट के बाद में ये जीवन क्या है, समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जमीन की गहराई में अपन कुछ गहराई तक जीवन को देखते हैं, महासागरों की गहराई में कुछ गहराई तक जीवन को देखते हैं, और उसके बाद में जीवन ना महासागरों में है, न नीचे भूगर्भ में है, और न नीचे न ऊपर पर्यावरण में। तो कहने का मतलब है कि पृथ्वी या हमारे चारों ओर जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर का वो पार्ट जिसमें जीवन संभव है उसको हम क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है? बायोस्फीयर शब्द यूज किया जाता है। तो जैसे राजस्थान जैवमंडल लिख दिया किसी में जैव विविधता लिख दिया, किसी में पारिस्थितिकी लिख दिया। समझ में आ गई बात? ये चीज़ें आपको अलग अलग एग्जाम में, बात है कि ये चैप्टर वही पढ़ना है अपने को, चैप्टर एक ही पढ़ना है। तो यहाँ अपन इस इकोलॉजी का अध्ययन करना चाहें तो हमें ये पता होना चाहिए कि इकोलॉजी क्या है। तो इकोलॉजी जीव और उसके पर्यावरण के, अब इसके आगे लॉजी शब्द लिखा हुआ है ना, जीव और उसके पर्यावरण के मध्य संबंधों का हम अध्ययन करते हैं। तो इस साइंस को हम क्या कहेंगे? इकोलॉजी कहेंगे। पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। लॉजी का मतलब है अध्ययन की एक शाखा है, साइंस के रूप में हम इसको अध्ययन करते हैं। तो इसमें कहने का मतलब कि जीवों के पारस्परिक सारी रिलेशनशिप इसमें कवर हो जाती है। समझ में आ गई बात? जैसे एक दिन मैंने आपको बताया था कि पैरासाइट रिलेशनशिप है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर करनी है। दूसरी बात, इसमें स्पेशलाइज करके आपके सिलेबस में जो चैप्टर, जो गाइड आप पढ़ते हो, उस गाइड में आपको 2 चैप्टर मिलेंगे, वन्य जीव और अभयारण्य। राजस्थान की इकोलॉजी में, राजस्थान की जैव विविधता में, राजस्थान के बायोस्फीयर में या राजस्थान के जैवमंडल में बेसिकली क्या लिखा होता है? वन्य जीव एवं अभयारण्य।
ये लिखा होता है, जबकि वास्तव में ये जो चैप्टर है बहुत ही वाइड है। तो कई बार क्या होता है कि जो वन्य जीव और अभयारण्य का चैप्टर वो आपने डिटेल से पढ़ तो लिया, लेकिन अगला ऊपर से इंट्रोडक्शन से आपसे सवाल पूछ ले, अंदर जाए नहीं तो क्या करोगे? ठीक है, तो कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको आनी चाहिए। तो इसमें पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जैवमंडल, बायोस्फीयर, इसको पढ़ने से पहले कुछ छोटे छोटे शब्द जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं से आप इसको समझोगे। तो इसमें पहला है पर्यावरण। पर्यावरण या एनवायरमेंट। पर्यावरण या एनवायरमेंट का मीनिंग क्या है? तो देखो, पहली क्लास में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि हम कई बार क्या है किताब को पढ़ते हैं और उसमें जो वर्बल मीनिंग लिखा हुआ होता है उसी को हम क्या मान लेते हैं? मीनिंग मान लेते हैं। उसी को हम क्या मान लेते हैं? मीनिंग मान लेते हैं। जैसे आपने साइकोलॉजी में पढ़ा है, व्यवहार क्या है? व्यवहार किसको कहते हैं? जैसे आप कहते हैं मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो आपसे कोई पूछे कि व्यवहार क्या है, व्यक्तित्व क्या है, तो अभिप्रेरणा क्या है, इनमें सबसे पहले जो शाब्दिक अर्थ दिया होता है उसी को हम क्या मान लेते हैं? अर्थ मान लेते हैं। जबकि यहाँ किसी भी शब्द के मामले में आप ये देखेंगे कि उसका शाब्दिक अर्थ और अर्थ दोनों अलग अलग चीजें हैं। अर्थ अलग होता है और शाब्दिक अर्थ अलग होता है, क्योंकि किसी भी चीज का अर्थ सदैव एक नहीं रहता। जैसे अपन कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ठीक है। तो यहाँ शाब्दिक अर्थ है वो कभी नहीं बदलता है। किसी भी वर्ड का शाब्दिक अर्थ है वो कभी नहीं बदलेगा, और किसी भी शब्द का अर्थ है वो हमें कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा। वक्त के साथ वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ हम जो ले रहे हैं चारों ओर का आवरण या चारों ओर का घेरा या लिफाफा, ये क्या है? पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है। ये पहली बार जब डिक्शनरी में इस शब्द को लॉन्च किया था तब भी इसका मीनिंग, शाब्दिक मीनिंग जो है वो यही ले रहे थे, आज भी यही ले रहे हैं, और आने वाले सदियों में भी हम इसका शाब्दिक अर्थ यही लेंगे। कोई भी शब्द पहली बार डिक्शनरी में जब लॉन्च किया जाता है तो उसका जो अर्थ ग्रहण करते हैं वो शाब्दिक अर्थ होता है, और उसके बाद धीरे धीरे उसमें क्या होता है? बदलाव होता है। ठीक है, अर्थ क्या है इसका? तो अर्थ में देखना, सबसे पहले हमने इसमें ये बताया कि जीव के चारों ओर के जैविक व अजैविक घटकों का योग। जीव के चारों ओर के जैविक और अजैविक घटकों का योग। यहां मैं इससे पहले देखो क्या बोल रहा हूं, जीव के चारों ओर के, जीव के चारों ओर के। समझने वाली बात क्या है? जैसे इस यहां अपन सब बैठे हैं, अगर मैं मेरे पर्यावरण की बात करूं तो मुझे छोड़कर आप सब मेरे एनवायरनमेंट में हो। इनके पर्यावरण की बात करें तो इनको छोड़कर अपन सब लिविंग नॉन लिविंग मटेरियल जो भी है वो इनके पर्यावरण का हिस्सा है। तो जिस जीव की बात कर रहे होते हैं, पर्यावरण किसके लिए है? जीव के लिए। तो जिस जीव के लिए हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं उस जीव को छोड़कर उसकी सराउंडिंग में, उसके चारों ओर जो भी लिविंग और नॉन लिविंग मैटर है, जीवित और निर्जीव जो मटेरियल है, वो पूरा का पूरा उसके किसका निर्माण करेगा? पर्यावरण का। ये हमने सबसे पहले यूज की। उसके बाद देखो जैविक और अजैविक, इसका मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? मूर्त पदार्थ की, जो आंखों से दिख रहा है, जिसे हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। पर्यावरण की सबसे पहले जो डेफिनेशन आई वो ये थी। कुछ समय बाद क्या हुआ, हमने इसमें ये जोड़ दिया कि जीव के चारों ओर के जैविक, अजैविक और सांस्कृतिक घटकों के योग को, सांस्कृतिक घटकों के योग को हमने कल्चरल एक्टिविटी को और जोड़ दिया इसमें। समझ में आ गई बात? हमारा पर्यावरण जो है वो केवल उस पदार्थ से नहीं है। अगर लिविंग और नॉन लिविंग मटेरियल से ही अपना कल्चर बनता तो एक जैसे लिविंग और नॉन लिविंग मैटर के बीच खड़ा होने वाला हर जीव एक जैसा होना चाहिए। जैसे आज हम यहाँ बाजरे की रोटी और दही खा के घूम रहे हैं, ठीक है, यहाँ किसी बंगाली को या किसी केरल वाले को लाके छोड़ दें तो क्या उसका मीनिंग वही होगा जो अपना है?
ठीक है, तो सांस्कृतिक घटक ये अपने एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा पार्ट है। थोड़े टाइम बाद में इसमें ये कर दिया जैविक, अजैविक, सांस्कृतिक व ऊर्जा घटकों के योग को। ऊर्जा घटकों के योग को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। मतलब ऊर्जा घटक का मतलब क्या है? हमारे लाइफ में एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म है। एनर्जी को हम एक दूसरे में कन्वर्ट भी कर लेते हैं। जैसे ये लाइट जल रही है, प्रकाश ऊर्जा है। यहाँ अपन हीटर लगा दें, उष्मा ऊर्जा है। समझ रहे हो ना आप? तो ऊर्जा के बहुत सारे, अपन लाउड स्पीकर शुरू कर देते हैं, ध्वनि ऊर्जा है। ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं। तो हमारे पर्यावरण में ऊर्जा का भी बहुत बड़ा रोल है, जिसे हम पकड़ नहीं सकते। तो देखो, कल्चर और एनर्जी के जो फॉर्म होती हैं उनको हम आंखों से देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फिर भी वो अपने पर्यावरण का बहुत बड़ा या अहम हिस्सा है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ जैसे अपन पढ़ते आ रहे हैं, तो अब भी इसके ऊपर कौन सी ये डेफिनेशन अपना विस्तार करना बंद कर चुकी। इन फ्यूचर भी एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है जो समय के साथ क्या होती रहेगी? बदलती रहेगी। आज हम इसमें ये पढ़ रहे हैं, देखो पढ़िएगा कहीं ऐसी है? नहीं पढ़ी ना। आज की डेट में पर्यावरण की डेफिनेशन ये है। हो सकता है कि रिसेंटली जैसे 2 महीने बाद में किसी सब्जेक्ट की कांग्रेस में कोई नया मत प्रस्तुत कर दिया जाए, उसको प्रूव कर दिया जाए, तो और आगे डेफिनेशन जुड़ सकती है। तो देखो, प्रत्येक वस्तु का अर्थ, प्रत्येक चीज़ का अर्थ वक्त के साथ बदलता रहता है? जैसे अपना नाम वही रहता है। अपन छोटे थे, 2 साल तक के थे, अपना पर्यावरण अलग था या अपनी पहचान अलग थी। थोड़े टाइम बाद में फिर अलग हो गई, थोड़े टाइम फिर अलग। जैसे स्थान, मतलब एवरीथिंग जो है, प्रकृति की प्रत्येक वस्तु के बारे में ये कहा जाता है कि एवरी मैटर रिजल्टेंट ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टांसेज। समय और परिस्थितियों का परिणाम होता है। तो हम कैसी जगह खड़े हैं वैसा हमारा मीनिंग निकलेगा। ये कौन डिसाइड करेगा? हमारा एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा। आप मेरे सामने बैठे हो तो आपका मीनिंग मैं डिसाइड करूंगा। आप मेरे स्टूडेंट हो, माँ बाप के सामने जाओगे, उनके लिए क्या हो? औलाद हो। लेकिन अपनी औलाद के सामने जाओगे तो आप उनके क्या हो गए? बाप हो गए। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? वो एनवायरनमेंट के फैक्टर आपके मीनिंग को डिसाइड कर रहे हैं। तो दुनिया में किसी भी चीज़ का कब क्या अर्थ लिया जाएगा, ये हमेशा कौन डिसाइड करता है? पर्यावरण ही डिसाइड करता है। तो पर्यावरण का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। तो आप इसमें 2 छोटी छोटी बातें लिखेंगे। पहला लिखो, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ, चारों ओर का आवरण। बहुत माइनर सी चीज़ें हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा आपको सीरियसली ध्यान देना है। शाब्दिक अर्थ क्या है? चारों ओर का आवरण, या शब्दकोशी अर्थ लिखा हो सकता है, इंसाइक्लोपीडियल मीनिंग लिखा हो सकता है, डिक्शनरी मीनिंग लिखा हुआ हो सकता है। इन सब का मतलब एक ही है, ठीक है? और अर्थ, अर्थ है, इसका मतलब वर्तमान में हम इसको क्या लेकर चलते हैं। तो अर्थ के आगे लिखो, जीव के चारों ओर के, जीव के चारों ओर के, जीव के चारों ओर के जैविक व अजैविक घटकों के, जैविक व अजैविक घटकों, या चारों कोमा वैसे लगा लो, जैविक कोमा अजैविक कोमा सांस्कृतिक व ऊर्जा घटकों के योग को पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण कहा जाता है। अब जैसे मान लो, बहुत ही सिंपल सवाल कैसे बनेगा? सवाल लिखो, देखो इसमें देखो, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको जुटाना है। जीव के पर्यावरण में शामिल है, जीव के पर्यावरण में शामिल घटक हैं, घटक हैं। पहला जैविक, दूसरा अजैविक, तीसरा सांस्कृतिक, चौथा ए एंड बी, और पांचवा ऑल। तो क्या होगा इसमें? ऑल। और यदि एक इसमें सांस्कृतिक के साथ में ऐसे लिखा, ऊर्जा लिखा दें, ये लो पूरा हो गया कंप्लीट, तो भी इसका उत्तर क्या रहेगा? ऑल। और यदि यहाँ तक इसी लेवल तक की डेफिनेशन आपने पढ़ी है तो आपका उत्तर क्या जाएगा? ए एंड
बी जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। अगली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है, वो है पारिस्थितिकी। ये शब्द आप देखेंगे, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। केवल वो सवाल बता रहा हूँ जो एग्जाम के लायक है, बाकी फालतू की चीज़ें आपको रीड आउट नहीं करनी है ज़्यादा। देखो यहाँ इसके आगे मैंने लॉजी लगाया है, इसका मतलब अध्ययन की एक शाखा है। जिसके आगे लॉजी लगा हुआ है वो अध्ययन की एक शाखा है। और अध्ययन की सभी शाखाएं आज साइंस है, सभी विज्ञान है, सिस्टमेटिक अध्ययन करते हैं वो सब विज्ञान है। तो अध्ययन की एक शाखा है या विज्ञान की एक शाखा है, बात एक ही है। विज्ञान, वी का मतलब विशिष्ट, तो इकोलॉजी पर्यावरण से संबंधित जो ज्ञान है वो एक विशिष्ट विज्ञान है जिसको अपन पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बार बार जो परीक्षाओं में आता है, कांस्टेबल से लेकर आरएस तक सब में आता है कि इकोलॉजी शब्द जो है वो किसकी देन है। इकोलॉजी शब्द जो है वो किसकी देन है। ये टर्म डिक्शनरी में किसने लॉन्च की, अर्नेस्ट हैकेल। तो इसमें लिखो, इस शब्द के प्रतिपादक, इकोलॉजी शब्द के प्रतिपादक कौन है, अर्नेस्ट हैकेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है इकोलॉजी शब्द के प्रतिपादक। इकोलॉजी शब्द के प्रतिपादक कौन है, अर्नेस्ट हैकेल। जबकि इकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया, सर्वप्रथम परिभाषित करने का काम किया था रीटर ने। यह सवाल भी इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी शब्द को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था, रीटर है। आप बात समझ तो रहे हो ना, जैसे आपके सिलेबस में वन्य जीव एवं अभ्यारण्य है तो पढ़ानी वही है, मेरे को लास्ट में हेडिंग वही पढ़ानी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ भर्तियों में इसका सिलेबस का टाइटल जो है ना वो थोड़ा वाइड कर दिया जाता है, जैसे सीधा वन्य जीव एवं अभ्यारण्य लिख दिया तो अपन उसी को पढ़ सकते हैं। लेकिन राजस्थान की जैव विविधता या राजस्थान का जैव मंडल लिख दिया तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। इसने क्या डेफिनेशन दी, इसने क्या डेफिनेशन दी, तो देखो, जीवों के पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन, लिख लो आप इसमें, जीवों के पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, जीवों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है पारिस्थितिकी कहलाती है। जिस शाखा में किया जाता है पारिस्थितिकी कहलाती है, पारिस्थितिकी कहलाती है। ये परिभाषा किसने दी है, रीटर ने। बस ये एक डेफिनेशन, मतलब तो पारिस्थितिकी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे चारों ओर जो लिविंग नॉन लिविंग मैटर है वो मेरे पर्यावरण के घटक है, और उनके बीच मेरा कैसा संबंध है, आपके साथ कैसा है, इस स्पीच स्टूडेंट के साथ कैसा है, इस पैनल के साथ कैसा है, प्रिंस के साथ कैसा है। तो ये सारी रिलेशनशिप को जो डिफाइन करने वाली ब्रांच है विज्ञान की उसको अपन क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी। जैसे खेत में अपन ने बकरी छोड़ रखी है तो खेत में बहुत प्रकार का जीवन देखते हैं, तरह तरह की घास है, फसलें हैं, तो सभी फसलों को एक तरीके से थोड़ी खाती है वो है। तो हर एक प्रकार के पौधे के साथ या हर एक प्रकार की फसल के साथ उसकी रिलेशनशिप क्या है, अलग अलग है। तो इन रिलेशनशिप या इन संबंधों को डिफाइन करने वाली ब्रांच जो है उसको हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में देखो, मैं आपको बताऊं कि कोई भी जीव जो है वो अनलिमिटेड स्पेस में रिलेशनशिप नहीं रख सकता। मतलब हमारी अंतर संबंधों का जो दायरा है वो पूरा ब्रह्मांड नहीं हो सकता, पूरी सृष्टि नहीं हो सकती, पूरा विश्व नहीं हो सकता। और ये हमारी बात नहीं, किसी भी जीव की अपन बात करें तो देखो, एक अपन पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं, जैसे शरीर का अध्ययन करते हैं तो शरीर की इकाई
या जीवन की इकाई हम किसको मानते हैं? कोशिका को मानते हैं। तो हम जब किसी भी इकोलॉजी का अध्ययन करने बैठते हैं तो पूरी इकोलॉजी का अध्ययन एक साथ नहीं कर सकते। हम उसके जिस मिनिमम पार्ट का अध्ययन कर सकते हैं एक स्वतंत्र ऑटोनोमस सिस्टम मानते हुए, उसको हम पारिस्थितिकी की इकाई कहते हैं। और पारिस्थितिकी की इकाई को क्या नाम दिया गया है? इकोसिस्टम। अगला शब्द जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम या इसको कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र, ये क्या है? ये है पारिस्थितिकी की इकाई, यूनिट ऑफ इकोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पारिस्थितिकी की इकाई। देखो, इकाई शब्द जहां कहीं भी आपको दिखता है, ये केवल अपने यहां पारिस्थितिकी की बात नहीं है। आप अध्ययन की किसी भी शाखा में किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो तो इकाई का मतलब क्या होता है? इकाई का मतलब ये होता है कि उस सिस्टम का वो छोटे से छोटा पार्ट, उस सिस्टम का वो छोटे से छोटा पार्ट जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व हो, जिसका अपन अर्थ निकाल सकते हो और कार्य करने में या फंक्शन करने में वो सक्षम हो, कार्य करने में या फंक्शन करने में सक्षम हो। मतलब जिस संदर्भ में हम अध्ययन कर रहे हैं, जैसे जीवन की इकाई हम कोशिका को कहते हैं, तो इकाई कोशिका को कहते हैं, जबकि हमने कोशिका से सूक्ष्म पार्ट का भी अध्ययन कर रखा है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, केंद्रिका, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप इस कबाड़ में पढ़ते हैं। तो वो सूक्ष्म चीजें तो हैं, फिर भी हम जीवन की इकाई सेल को क्यों मानते हैं? कोशिका को वो इसलिए मानते हैं कि अगर इन कोशिका अंगों को, जिनका अपन और आगे माइक्रो लेवल पर अध्ययन करते हैं, इनको यदि अपन सेल से बाहर निकाल दें, इनको अपन सेल से बाहर निकाल दें तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब एक ऑटोनोमस सिस्टम की बातें, स्वतंत्र रूप से जो छोटे से छोटा पार्ट किसी सिस्टम में काम कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। ऐसे जैसे पदार्थ की इकाई, इस हम किसको कहते हैं? परमाणु को। सब पढ़ते हैं, तीसरी क्लास से पढ़ रहे हैं, पदार्थ की इकाई किसको कहते हैं? परमाणु को। जबकि परमाणु के भीतर अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रिनो, पता नहीं अब भी खोजे ही जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो पार्ट तो है ना वो, फिर भी हम पदार्थ की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये जो फोर्स हम महसूस कर रहे हैं, इनका परमाणु से बाहर कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे अपन समाज की इकाई परिवार को बोलते हैं, जबकि परिवार के मेंबर जो हैं उनको और माइक्रो लेवल पे अलग कर सकते हैं अपन। लेकिन अगर परिवार के सदस्य को अपन बाहर निकाल देते हैं, फैमिली की कंसेप्ट से उसको बाहर निकाल दें, तो देखो, समाज की इकाई, सामाजिकता का मतलब सामूहिकता से है। अकेला आदमी कभी समाज नहीं हो सकता, अकेला आदमी कभी समाज नहीं हो सकता। जैसे आपने उसका एक कथन पढ़ा होगा, अरस्तु का है या रूसो का, कन्फर्म नहीं है, उसने कहा है कि मतलब जो आदमी समाज से अलग जी सकता है वो निश्चित ही या तो भगवान है या पशु है। समझना इस बात को, निश्चित ही या तो भगवान है या पशु है। मतलब समाज से कटकर इंसान नहीं जी सकता। इसीलिए समाज की इकाई अकेले आदमी को हम नहीं मान सकते। ठीक है, तो इकाई की बात अपन करें, समझ रहे ना आप? इकाई का मतलब जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए। पिंकी याद आई क्या? कल परसों बात कर रही थी कि किसकी इकाई पूछ रही थी? भाषा की। भाषा की इकाई क्या है? वाक्य। सेंटेंस ही आपको मीनिंग देगा। ये पारिस्थितिकी की इकाई क्या है? इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। तो हम किसी भी जीव के इंटर रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं कि किन के साथ किसका क्या संबंध है। जैसे मुझे आपकी पारिस्थितिकी का, जिस पारिस्थितिकी में आप जी रहे हो
या जिस दायरे में आप जी रहे हो उसमें मुझे आपकी स्टडी करनी है, तो मैं सबसे पहले आपके इकोसिस्टम की जो बाउंड्री है उसको डिसाइड करूंगा। इकोसिस्टम की बाउंड्री डिसाइड करने का मतलब है कि जितने लिविंग और नॉन लिविंग मैटर के से आपके संपर्क हैं उन सब की पहचान करूंगा। बाउंड्री डिसाइड हो गई, और जिस दायरे से बाहर आप किसी प्रकार के लिविंग और नॉन लिविंग मैटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे हो, एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो उसको अपन आपसे अलग समझेंगे। भाई जिस चीज से आप जुड़े हुए नहीं हो, अंतर संबंधों का अध्ययन जिससे आप जुड़े हुए नहीं हो, उसको कलेक्ट अपने को जानने की आवश्यकता भी नहीं है। जैसे एक छोटे से कुंड के अंदर मेंढक रह रहा है, तो हमें उस मेंढक की पारिस्थितिकी का अध्ययन करने के लिए उसकी इकाई उस कुंड को मानना है। समझ में आ गई बात? या फिर जैसे एक चारागाह में, एक खेत में अपन पशु को चरा रहे हैं अड़ावा में, तो जिसमें छोड़ रखा है, जिससे बाहर उसको हम नहीं जाने दे रहे हैं, तो हम उस चारागाह को क्या मानकर चलेंगे? एक इकाई, एक इकोसिस्टम मानकर चलेंगे। ठीक है? तो दुनिया में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? महासागर। दुनिया में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? महासागर। न जाने कितने प्रकार के जीव जंतु उसमें रहते हैं। या इकोसिस्टम में ज्यादा डाइवर्सिटी है वो किसकी होती है? जलतंत्र की होती है। किसकी होती है? जलतंत्र की। जैसे मैंने आपको बताया कि जीवन जमीन के अंदर भी है, जीवन हवा में भी है, जीवन पानी में भी है। तो इन तीनों का यदि अपन कंपैरिजन करें तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम क्या है? जलतंत्र है। महासागरों में जो है वो इंटर रिलेशनशिप या जीवों या जीव जातियों की संख्या क्या है? मैक्सिमम देखने को मिलेगी। तो सवाल पहला इंपॉर्टेंट ये है कि पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो ये इकोसिस्टम की इकाई है। ये एक हौद पारिस्थितिकी तंत्र है, एक चारागाह भूमि पारिस्थितिकी तंत्र है। कब तक? जब तक जिस जीव की अपन बात कर रहे हैं वो उससे बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें लिखो, जैसे सवाल की भाषा ये होती है, पारिस्थितिकी की इकाई है, इकोलॉजी की इकाई क्या है? तो इसका उत्तर क्या बनेगा? इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है? दूसरा, इसमें बहुत ही बार पूछा गया है कि ये शब्द जो है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है वो किसकी देन है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे एजी टेंसले। ये शब्द किसकी देन है? एजी टेंसले की देन है। एजी टेंसले की देन है। ठीक है? और एक इसमें लिख लो, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? महासागर है। तो इकोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, और विज्ञान की इस शाखा का हम अध्ययन करते हैं, तो सबसे छोटी इकाई किसको मानकर चलेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र को। ठीक है? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखो क्या होता है, अगली चीज, इस पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों का या जीवों और गैर जीवों का जो पारस्परिक संबंध होता है, उसको अपन एग्जाम की दृष्टि से देखें तो जस्ट अगला सवाल जो इंपॉर्टेंट बनता है वो ये बनता है कि जीव और जीव का आपस में कैसा संबंध है। ठीक है? जैसे आपने साइंस में एक सिद्धांत पढ़ा होगा, ओपेराइन का है, किसका है? जीवात जीवोत्पत्ति। डार्विन ने भी ऐसी बात कही है, जीव की उत्पत्ति जीव से है और जीव का भोजन जीव है। जीव का भोजन जीव है। समझ में आ गई क्या बात? जीव का भोजन जीव है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम सभी क्या हैं? खाने में जीव को ही यूज करते हैं। ठीक है? तो यहां जीवों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको हम किससे समझ सकते हैं? इसके लिए आपको अगला शब्द काम में लेना है, खाद्य श्रृंखला, फूड वेब। फूड वेब। ठीक है? जस्ट इसके ऊपर मैंने क्या बताया है? पारिस्थितिकी तंत्र बताया है।
तो प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवन यापन करने वाले जीव एक दूसरे से जैसा अपने भोजन को लेकर संबंध रखते हैं, उनके बीच जो श्रृंखला बनती है उसको अपन क्या कहेंगे? खाद्य श्रृंखला कहेंगे। समझ आ गई बात? जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे घास है, क्या है? घास है। घास को मान लो खरगोश खा रहा है, खरगोश को बिल्ली खा रही है, बिल्ली को कुत्ता खा रहा है, कुत्ते को शेर खा रहा है। ये क्या है? खाद्य श्रृंखला है। अब देखो, इसको अपन ने खाद्य श्रृंखला और इसको जाल शब्द लिख सकते हैं अपन, खाद्य जाल वेब के लिए, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है कि कोई जरूरी नहीं कि यही चेन चले। अब जैसे खरगोश को सीधा क्या खा सकता है? कुत्ता खा सकता है, और कुत्ते को क्या खा सकता है? शेर खा सकता है, ठीक है? या फिर घास को क्या खा गई? बकरी खा गई, और बकरी को कौन खा गया? कुत्ता खा गया। कुत्ते को कौन खा गया? शेर खा गया। ऐसे अपने बीच रिश्तों के बहुत सारे ट्रैक मिल जाएंगे प्रत्येक इकोसिस्टम में। ऐसे तालाब के अंदर क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको छोटी मछलियां खाती हैं, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां, और बड़ी मछलियों को बड़े जीव खा जाते हैं, मगरमच्छ वगैरह। तो ये भी क्या है? खाद्य श्रृंखला है, ठीक है? तो जीवन का जो खाद्य का आधार है वो जीव ही है, ठीक है? तो खाद्य जाल क्या है? अपन खाद्य जाल को डिफाइन करना चाहें तो खाद्य जाल किसके संदर्भ में डिफाइन करेंगे? खाद्य जाल को अपन डिफाइन करेंगे एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में। उस पारिस्थितिकी तंत्र से बाहर जाकर, पारिस्थितिकी तंत्र लिमिट्स हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? लिमिट्स हैं। अभी जस्ट अगला जब मैं कोर इफेक्ट बताऊंगा तब आपके समझ में आएगा। तो यहां एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की खाद्य श्रृंखलाएं आपस में गुथी हुई होती है, या उलझी हुई होती हैं, या जाल स्वरूप होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। ऐसा एक नेटवर्क बन जाएगा, कौन किसको खाता है? और ऐसी सिचुएशन बन जाती है, समझ में नहीं आता कि कौन किसको खा जाएगा। ये किसके संबंध में है? एक इकोसिस्टम के संबंध में है। तो आप इसमें अगला सवाल लिखेंगे, प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में, प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में, प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जीवों की पारस्परिक खाद्य श्रृंखलाएं, जीवों की पारस्परिक खाद्य श्रृंखलाएं, जीवों की पारस्परिक खाद्य श्रृंखलाएं, पारस्परिक खाद्य श्रृंखलाएं, पारस्परिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जाल स्वरूप उलझी हुई होती है, आपस में जाल स्वरूप उलझी हुई होती है, आपस में जाल स्वरूप उलझी हुई होती है, जाल स्वरूप उलझी हुई होती है, जिसे खाद्य जाल कहा जाता है, फूड वेब कहा जाता है। अब देखो, यहां से आगे 2-3 टाइप के सवाल बनते हैं इसमें, ठीक है? एक सवाल आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो है लिंडमान नियम। लिंडमान नियम क्या है? ये लिंडमान नियम क्या है? 10% एनर्जी ट्रांसफर होने का नियम है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि देखो, पूरी सृष्टि में एनर्जी का स्रोत कौन है? पूरी पृथ्वी के ऊपर जीवन हम जी रहे हैं, वो किसकी ऊर्जा से जी रहे हैं? सूर्य की ऊर्जा से। सूर्य की ऊर्जा का 1% से भी कम भाग, 1% से भी कम भाग कौन यूज करता है? प्लांट्स यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं? प्लांट्स। तो देखो, इस बल्ब में जितनी ऊर्जा है उसका लेस देन 1%, 1% से भी कम पार्ट से पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी से इतर भी कहीं भी जीवन है, तो वो सारा जीवन हम जी रहे हैं इससे। इसके बाद में
प्लांट्स जिस ऊर्जा का यूज करते हैं, और कोई भी शाकाहारी इनको खाए, चाहे अपन सब्जी खाएं, बकरी घास खाए, हैं, भेड़ खाए या खरगोश खाए, कोई भी खाए, इस प्लांट के अंदर जितनी एनर्जी सूर्य की रोशनी से आएगी, और उस प्लांट्स को यदि कोई शाकाहारी यूज करता है तो यहाँ का महज 10% एनर्जी जाएगी। मान लो कि यहाँ जिन प्लांट्स को शाकाहारी यूज कर रहे हैं, उन प्लांट्स में यदि सूर्य की एनर्जी 100 किलो कैलोरी आई है, तो शाकाहारी में वो कितनी जाएगी? 10% जाएगी। फिर शाकाहारी को कौन खा रहा है? मांसाहारी खा रहा है। मांसाहारी को आगे मान लो कोई सर्वाहारी खा रहा है, तो हर अगले स्तर पर कितना जाएगा? 10% जाएगा। तो इसको लिंडमान नियम या 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम कहा जाता है। 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कई बार आरपीएससी द्वारा पूछा गया इस सवाल को। हेलो, नमस्कार भैया, बस एक बार क्लास में हूँ, कोई अर्जेंट है क्या? मैं करूँ तो थोड़ी देर में करके करूँ, अभी वापस। ठीक है, ये चीजें कोई मायने नहीं रखती जैसी मैंने लिखी है। पृथ्वी पर जीवन का आधार सूर्य का प्रकाश है। लेस देन 1% एनर्जी ऑफ सनलाइट हमारी पूरी लाइफ को कंडक्ट कर रही है। पूरा जीवन 1% से कम सनलाइट से संचालित हो रहा है। 99% वातावरण में या कहीं न कहीं वापस क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है, और उससे हमारा जीवन चल रहा है। इन चीज़ों का इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात, लिंडमान नियम का संबंध किससे है? खाद्य श्रृंखला में उत्तरोत्तर स्तर पर ऊर्जा प्रवाह से। जस्ट अगले स्तर पर, पहले वाले लेवल के प्रोडक्ट को हम फीडिंग मटेरियल के रूप में यूज करेंगे। दूसरी बात, इसको 10% नियम इसलिए कहते हैं, लिंडमान नामक साइंटिस्ट ने ये बात बताई थी, इसलिए इसका ये नाम पड़ गया। 10% नियम इसलिए कि इसने ये बताया कि हर अगले उत्तरोत्तर स्तर पर कंज्यूमर को पिछले स्तर की कुल एनर्जी का कितना मिलेगा? 10% मिलेगा। समझा की बात? इतना ध्यान रख। तो आप इसमें लिखो, ये नियम क्या है, ये एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। खाद्य श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक उत्तरोत्तर स्तर पर, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक उत्तरोत्तर स्तर पर, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक उत्तरोत्तर स्तर पर, प्रत्येक उत्तरोत्तर स्तर पर पूर्व स्तर के सापेक्ष मात्र 10%, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आरएस जैसी परीक्षाओं के लिए। तो पूर्व स्तर के सापेक्ष मात्र 10% ऊर्जा प्रवाहित होती है। मात्र 10% ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिसे लिंडमान वैल्यू, लिंडमान मूल्य, लिंडमान ऊर्जा ऐसा लिखा हो सकता है, जिसे लिंडमान वैल्यू कहा जाता है, जिसे लिंडमान वैल्यू कहा जाता है। अब बताओ, मीट खाने वालों का शरीर ज्यादा सॉलिड होगा या शाकाहारियों का? शाकाहारियों का। हर टाइप का डाइजेशन, क्लियर हो गई बात? अब यहां एक शब्द और आता है, वो शब्द क्या है? इससे मिलता जुलता ही है, जैव आवर्धन। ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है। जैव आवर्धन, जैव आवर्धन को क्या कहते हैं अपन? बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन क्या है? अब बताओ क्या है? देखो, हम सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, लेकिन सूर्य की ऊर्जा से सबसे पहले क्या बनते हैं? पेड़ पौधे बनते हैं। तो जो पौधे हैं
उनको हम प्रकृति में एनर्जी का प्रोड्यूसर बोलते हैं। ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, लेकिन जीवन के लिए इस खाद्य श्रृंखला में उस एनर्जी को लाने के लिए जो काम है वो कौन करते हैं? ग्रीन प्लांट्स करते हैं। इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को हम इकोसिस्टम में या इकोलॉजी में क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। और इन ग्रीन प्लांट्स को खाने वालों को अपन क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। फिर मांसाहारी जो सबको खाते हैं उनको कार्निवोर्स या सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप छोड़ सकते हो, सीधा सब जानते हो आप, ये चीज़ें लिखने की नहीं होती है। मैं आपको बता दूं, यहाँ जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन किसको कहते हैं? हम किस खाद्य श्रृंखला में जो प्रोड्यूसर लेवल है उस पर कई बार ऐसे केमिकल्स का यूज करते हैं, सारे केमिकल एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे डीडीटी है, तो डीडीटी एक बायो मैग्निफिकेंट एलिमेंट है। डीडीटी क्या है? एक बायोमैग्निफिकेंट एलिमेंट है। बायोमैग्निफिकेंट एलिमेंट किसको कहते हैं? बायोमैग्निफिकेंट एलिमेंट उस एलिमेंट को कहते हैं जो फूड सीरीज में, खाद्य श्रृंखला में उत्तरोत्तर स्तर पर अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा लेता है। उत्तरोत्तर स्तर पर अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ा लेता है। तो देखो, बायोमैग्निफिकेंट जो एलिमेंट्स हैं उनका उत्तरोत्तर स्तर पर जो घातकता है वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। कंसंट्रेशन या सांद्रता बढ़ने का मतलब कि उनकी घातकता क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जैसे अपन ने पौधे के ऊपर कीड़े मारने के लिए डीडीटी को छिड़का है, तो उसका सबसे कम प्रभाव पौधे पर ही पड़ेगा। सबसे कम प्रभाव किस पर पड़ेगा? पौधे पर ही पड़ेगा। फिर पौधे को खाएगी बकरी मान लो, ठीक है, तो बकरी पर पौधे से ज्यादा पड़ेगा। फिर बकरी के दूध को हम यूज कर रहे हैं, या बकरी को कुत्ता खा रहा है, या बकरी को काट कर हम भी खा रहे हैं, तो उस अगले स्तर पर और ज्यादा उसकी घातकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला के संबंध में उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें जो स्वास्थ्य के प्रतिकूल या घातक जो एलिमेंट होते हैं उनकी सांद्रता उत्तरोत्तर स्तर पर क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। समझ आएगी बात? ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे? जैव आवर्धक पदार्थ कहेंगे, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? जैव आवर्धन। ठीक है, तो कई बार पूछ लेते हैं डीडीटी है, अब उसके नीचे दे दिया कि एक बायोमैग्निफिकेंट है। बायोमैग्निफिकेंट का मतलब है कि खाद्य श्रृंखला में उसकी घातकता है, कंसंट्रेशन है, वो बढ़ती जाएगी। समझ में आ गई बात? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे यूरिया है, तो यूरिया की कंसंट्रेशन भी ऐसे ही होती है। जैसे आजकल अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं कि हम यूरिया की औलाद हैं, है? ये आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं। जब मैं 12th क्लास में या 11th क्लास में था, तो डॉक्टर जेपी टोंक आंखों के डॉक्टर थे, यहाँ एज थे, जयपुर से आते थे, सुभाष चौक में बैठते थे। तो मेरे को बार बार कोई आंखों की दिक्कत हो गई थी, तो हर 5वें-6ठे दिन जाना पड़ता था। तो एक आदमी कोई काशी का वास की तरफ से वो लेके आता था, बैलगाड़ी लेके आता था, और उसमें हरा चारा लाता, मतलब रजगा वगैरह, और दूध घी ये सब लाता था। तो उस डॉक्टर के क्या है, कोई घरवाली की डिलीवरी होने वाली थी, तो उसने कहा कि यार शुद्ध घी चाहिए। तो उस डॉक्टर से हो गई उस जाट की अच्छी दोस्ती। तो बोला साहब बिल्कुल शुद्ध ला के दूंगा, लेकिन 7-8 दिन का टाइम दो। 7-8 दिन बाद में वो क्या किया, उसने बढ़िया घी बना के लाया घर से, खुद भी लोगे। अब डॉक्टर सनकी था, डॉक्टर ने क्या किया कि उसका लैब टेस्ट करवा लिया, और उसमें 2.5% यूरिया आ गई। घी में 2.5% यूरिया की कंसंट्रेशन आ गई। अब वो अच्छे दोस्त से तो बोला यार जाट में तेरे को एक बात बोलूंगा, बुरा नहीं माने। तो बोला बोल यार, बुरा मानने की क्या बात है। बोला यार तेरे घी में यूरिया निकली है। अब जाट के बात समझ में आती नहीं कि लेब में निकलती है कैसे, ऊपर से डाला हुआ है। बोला साहब हंस के, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कब कह रहा हूँ। तो बोला मैंने तो डाली नहीं। बोला कोई कारण तो है। बोला इसका जवाब मैं अभी नहीं दे सकता। अब दूसरे दिन सुबह सुबह वो नारा गाड़ी के पीछे भैंस को बांध लाया। खूब जगह खाली पड़ी थी उस टाइम शहर में भी, तो उसने बांधी, वो सुबह चारा लाए वहीं डाले, और उसके सामने उसका दूध निकाला, वहीं गर्म करके जमा गया डॉक्टर के पास। दूसरे दिन सुबह वहीं उसको मथने का काम किया, और निकाल के और घी को निथार के और डॉक्टर को डिब्बे में दिया। बोला अब करवा इसका टेस्ट। तो वो 2.5% फिर आया।
तो बोला इसका कोई इलाज नहीं है, ये 2.5% इस गाय को जो खिला रहा हूँ ना भैंस को, उसमें आ रही है यूरिया, ये मेरे बस की बात है नहीं है। तो यहाँ ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी का फेवरेट सवाल है, तो आप इसमें लिखो बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन किसको कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में जिस पदार्थ की सांद्रता उत्तरोत्तर स्तर पर, खाद्य श्रृंखला में जिस पदार्थ की सांद्रता उत्तरोत्तर स्तर पर, जिस पदार्थ की सांद्रता उत्तरोत्तर स्तर पर बढ़ती जाती है, उसे बायोमैग्निफिकेंट, हिंदी में इसको जैव आवर्धक लिखेंगे। देखना थोड़ा सा एक वर्ड से भी गड़बड़ हो जाता है, क्या लिखना है, उसे बायोमैग्निफिकेंट या जैव आवर्धक कहा जाता है, जैव आवर्धक कहा जाता है। तथा इस प्रक्रिया को बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन कहा जाता है। इसमें न लिखना है, जैव आवर्धन कहा जाता है, जैव आवर्धन इस मैकेनिज्म को कहते हैं। और जैव आवर्धक उस पदार्थ को, हर चीज की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ती है, बहुत सारे मैटर ऐसे होते हैं जो खाद्य श्रृंखला में उनका उत्तरोत्तर स्तर पर कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, जैसे अभी मैंने एनर्जी या ग्लूकोज की बात बताई, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। लेकिन जैव आवर्धन और जैव आवर्धक में ध्यान रखना है, इसका संबंध खाद्य श्रृंखला से है। और मैंने आपको बता दिया कि जितनी सांद्रता बढ़ेगी उतनी ही घातकता, जैसे डीडीटी। डीडीटी का जो छिड़काव करते हैं ना अपन, वो एक जैव आवर्धक है। तो जिस पौधे पर डालेंगे उसको कम खतरा, उस पौधे को खाने वाली बकरी को थोड़ा और ज्यादा खतरा, उस बकरी को खाने वाले या उसका दूध खाने वाले को और ज्यादा खतरा, ऐसे बढ़ता जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इकोसिस्टम में आगे इतने सवाल समझ में। अब अगला मैं आपको बता रहा हूं, एक शब्द आता है जैव विविधता। जैव विविधता, जैव विविधता, ये किसको कहेंगे, जैव विविधता किसको कहोगे? देखो, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, समझना इस चीज को, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, कितना भी क्षेत्र चुन लो आप, चाहे एक खेत को चुन लो, एक गांव को चुन लो, एक स्टेट को चुन लो, एक नेशन को चुन लो, एक महाद्वीप को चुन लो, ठीक है। और उस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उसका क्षेत्रफल कितना भी हो सकता है, उसमें पाई जाने वाली जीव जातियों की संख्या, जीव जातियों की संख्या, जीवों की संख्या नहीं। बहुत बार पूछा गया है कि जैसे जैव विविधता, आपके राजस्थान की जैव विविधता, तो इसमें आपसे पूछ लिया कि जैव विविधता से तात्पर्य है, तो जैव विविधता से तात्पर्य है किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या। ठीक है, जैसे अभी इस कमरे की जैव विविधता को अपन देखें तो इस कमरे की जैव विविधता 1 है, इस कमरे की जैव विविधता 1 है। क्यों है? क्योंकि यहां सिर्फ अपन आदमी बैठे हैं और आदमी की जाति सेपियंस है, एक ही जाति के हैं अपन सब, मनुष्य की जाति एक है। यहां पीछे बकरी लाके छोड़ दी, बायोडाइवर्सिटी 2 हो गई, बेड छोड़ दी 3 हो गई, गमले में गुलाब का पौधा और लगा दिया 4 हो गई, 2 मच्छर आ गए हैं, अगर एक ही जाति के हैं तो 5 हो गई। समझ गए ना आप? तो यहाँ आपको सबसे पहले दिया हुआ होगा कि बायोडाइवर्सिटी डिनोट करती है जीवों की संख्या को, जीव जातियों की संख्या को, जीव समुदायों की संख्या को। समझ में की बात?
जैविक पिरामिड की संख्या को, कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो आप क्या दोगे इसका उत्तर? जीव जातियों की संख्या को। ठीक है, पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता आपका जो चैप्टर है उसके टाइटल के बारे में, तो आप इसमें लिखो जैव विविधता से तात्पर्य, जैव विविधता से तात्पर्य, जैव विविधता से तात्पर्य किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की जातियों की संख्या से लिया जाता है। पाए जाने वाले जीवों की जातियों की संख्या से लिया जाता है। तो जीव की संख्या नहीं, जीव जातियों की संख्या से। ये बात आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, अब यहां फिर देखो कई बार क्या होता है, इस सवाल को समझने के लिए देखें, जैसे बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, उसमें टाइप्स की बात करें, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 टाइप की जैव विविधता पाई जाती है। तो अल्फा जैव विविधता किसको कहते हैं? अल्फा जैव विविधता किसको कहते हैं? तो अल्फा जैव विविधता होती है आकारिकी विभिन्नताओं को दर्शाती है, जीव की मोर्फोलॉजी, बाहर से देखने से जातियों की। ठीक है, और बीटा जो बायोडाइवर्सिटी है वो है शरीर कार्य की, उन जीवों के अंदर से जो फंक्शन हो रहे हैं उस फंक्शन के हिसाब से। जैसे बाहर से दिखने से जीव एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन उनके अंदर का फंक्शन क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। ठीक है, और तीसरा उनके पारस्परिक अंतर संबंध, उनमें अंतर हो सकता है। तो इस हिसाब से बायोडाइवर्सिटी के 3 टाइप, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो इसके अल्फा के आगे लिखो आकारिकी, आकारिकी भिन्नता। बीटा के आगे लिखो कार्य की भिन्नता, कार्य की भिन्नता। और गामा के आगे लिखोगे अंतर संबंधों में भिन्नता, अंतर संबंधों में भिन्नता। ये जैव विविधता के टाइप्स हैं, पहला आकारिकी, दूसरा कार्य की, तीसरा अंतर संबंधों में भिन्नता। ये भिन्नता है सबके आगे, अल्फा, बीटा और गामा। ये 3 जैव विविधता के क्या हैं? टाइप है। ठीक है ना? देखो बाहर से देखने से, शारीरिक आकार और आकृति को देखने से अंतर महसूस हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आकार और आकृति एक जैसी होती है, लेकिन अंदर की जो बॉडी की फिजियोलॉजी है वो अलग, कार्य की जो है वो अलग हो सकती है। और अंतर संबंध, पारस्परिक रिलेशनशिप क्या हो सकते हैं? अलग टाइप के हो सकते हैं। तो ये 3 टाइप की बायोडाइवर्सिटी जो है वो अपन देखते हैं। हो गया? अगला सवाल कहाँ से आता है इसमें जैव विविधता में? देखो वो मैं आपको बताता हूँ। वापस अपन उसमें ग्लोब पे चलेंगे। ये पहले दिन मैंने इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें आपको बताई थी। ये क्या है? ग्लोब है। ठीक है, और इसके बीचों बीच अपन क्या लेकर चलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश, या इसको अपन भूमध्य रेखा, विषुवत, ये सब बोलते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने आपको वहाँ बताया था कि जीवन की उत्पत्ति या जैव विविधता के लिए अच्छी संभावनाएं कहाँ होती हैं? जहाँ उच्च ताप और उच्च आर्द्रता। प्रकृति के जिस हिस्से में इन दोनों चीज़ों की अच्छी मैचिंग है, वहाँ जीवन और जीव जातियों की अच्छी संभावना है। समझ में आई क्या बात? दोनों चीज़ें, नमी भी होनी चाहिए और टेम्परेचर भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भूमध्य रेखा के दोनों ओर अपन क्या पट गए हैं? उष्णकटिबंधीय प्रदेश पट गए हैं, करक और मकर रेखा के बीच में। तो यहाँ देखो महासागरों के कारण अच्छी नमी है, साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, तो देखो कथन या कंक्लूजन अपने सामने क्या निकल कर आया है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो है वो जैव विविधता के
अच्छे के अंदर है, बायोडाइवर्सिटी के अच्छे के अंदर है। तो दुनिया की लगभग 55% प्रजातियां या जातियां उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती हैं, चाहे वो जीवों की हो, चाहे पेड़ पौधों की हो, घासों की हो, या सूक्ष्म जीवों की हो, किसी जैसे सरीसृप, छोटे मोटे मच्छर वगैरह, मतलब किसी भी चीज़ को अपन लें तो मैक्सिमम जो जातियां निवास करती हैं वो किस में करती हैं? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में करती हैं। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ इनके निवास करने का कारण क्या है? इनके निवास करने का कारण है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में 365 दिन पूरे साल वातावरण एक जैसा रहता है, समझ गए? इसलिए यहाँ उनके जीवन में स्थायित्व बना रहता है, उनकी अगली पीढ़ियों के लिए अनुकूलताएं बनी रहती हैं। ठीक है। इसके बाद में ऊपर जो अपन पढ़ते हैं या नीचे पढ़ते हैं 23.5 से 66.5 तक, 23.5 से 66.5 तक, और ऊपर भी 23.5 से 66.5 तक। इसको अपन आर्कटिक वर्त बोलते हैं, इसको आर्कटिक वर्त बोलते हैं, और इसको अंटार्कटिक वर्त बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आर्कटिक वर्त बोलते हैं, और इसको अंटार्कटिक वर्त बोलते हैं। तो ये जो फील्ड है ये कैसा है? ये शीतोष्ण कटिबंधीय है। क्या है? शीतोष्ण। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ सीजन्स का निर्माण होता है, तो अनुकूल सीजन में बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाती है और प्रतिकूल सीजन में बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है। या यूँ कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में जो पाई जाने वाली प्रजातियां हैं उनमें विलुप्त होने और प्रकट होने की विशेषता पाई जाती है, या शीत निष्क्रियता की विशेषता भी उसको हम बोल सकते हैं। शीत निष्क्रियता किसको कहते हैं? शीत निष्क्रियता, इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं। जैसे बरसात आते ही मेंढक 1 घंटे में टर टर करता हुआ ऊपर आ जाता है, जबकि उस सूखी रेत में अपने को महीनों तक वहाँ मेंढक जैसी कोई चीज़ नहीं दिखती, और जैसे ही छींटेंगे थोड़ा सा पानी भरेगा ऊपर आ जाएगा। तो इतनी देर में पैदा हो गया तो इतना बड़ा बन के आया नहीं है, वो ज़मीन की गहराइयों में चला जाता है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में मेंढक का मिट्टी की या ज़मीन की गहराइयों में जाना शीत निष्क्रियता है। केंचुआ अपन बरसात होते ही बिल्कुल सांप की तरह रेंगते हुए नजर आते हैं, इतनी सी देर में कहाँ से आ जाता है वो? तो केंचुआ जब प्रतिकूल परिस्थितियों में रेत सूख जाती है तो वो एक शिष्ट का निर्माण करके अपना जीवन समाप्त कर लेता है, और जैसे ही उस शिष्ट के ऊपर बारिश होगी तो तुरंत उससे क्या निकलेगा? एक केंचुआ निकलेगा। बूढ़ी माई देखिए गए, वो भी किससे निकलती हैं? शिष्ट से निकलती हैं। ठीक है। तो देखो ये क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में सीजन्स बनती है। तो जैसे यहाँ मानसूनी सीजन आएगी तो मानसूनी सीजन में शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों की जो जैव विविधता हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे बारिश के दिनों में, बरसात की सीजन में कितनी टाइप की घासें उगती हैं, कितनी टाइप की फसलें उगाते हैं, कितने टाइप के मच्छर हैं, हेलीकॉप्टर आ जाते हैं ना बल्ब जलाते ही फटाफट निकल आते हैं। क्या है ये मानसूनी बायोडाइवर्सिटी है। तो देखो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में सर्वाधिक जो बायोडाइवर्सिटी है वो कौन सी है? मानसूनी। मानसून सीजन में जीव जातियों की संख्या में इजाफा हो जाता है, और प्रतिकूल परिस्थितियों में मानसून सीजन के अलावा जो है उनमें क्या होता है? जीव की टेंडेंसी के आधार पर बायोडाइवर्सिटी देखी जाती है। ठीक है। जैसे अपने यहाँ कुछ प्रवासी पक्षी वगैरह हैं, वो गर्मियों में आते हैं, कुछ कब आते हैं? सर्दियों में आते हैं। तो वो अपने वातावरण के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट है उनका। लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों की सर्वाधिक जो बायोडाइवर्सिटी है वो किस में होती है? मानसून सीजन में, वर्षा ऋतु में होती है। तो दुनिया की सबसे ज़्यादा जैव विविधता यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ। तो जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे जैव विविधता घटती है, और दोनों ध्रुवों के ऊपर खाली बर्फ है, कुछ नहीं है वहाँ। जैसे साइबेरियाई प्रदेश में आदमी के नाम पर एस्किमो लोग पाए जाते हैं, कुछ सर्दियों में चिड़िया, बर्फ़ के अंदर 2-4 टाइप की मछलियाँ, इसके अलावा एक आध जाति का कुत्ता, एक आध जाति का हिरण। ये लो पूरी जीवन लीला यही है वहाँ की। इसके अलावा कभी कभी जैसे सूर्य उस ध्रुव के ऊपर सीधी रोशनी छोड़ता है तो कभी कभी बर्फ़ के ऊपर क्या आ जाती है? शैवाल। शैवाल भी पौधा है, बायोडाइवर्सिटी में आएगा। तो
कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक आएंगे, बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? कम होगी। समझ में आ गई बात? तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों की, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों की, उसके बाद शीत कटिबंधों की। और उप की बात की जाए तो उप शीत और उप उष्ण में से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी किसकी होगी? उप उष्ण की। उप का मतलब नजदीक, ठीक है ना? तो अगला जो आपको सवाल लिखना वो लिखो, विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता, बात समझ में आ गई ना? विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है, पाई जाती है। मतलब करक और मकर रेखा के बीच उष्ण कटिबंधीय प्रदेश जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, सारी चीजें पीछे बता दी मैंने आपको, तो वो बात आपको दिमाग में रहनी चाहिए यहाँ इस फील्ड में, ठीक है? अब यहाँ इसमें से आपको क्या है, जैसे अपन वनस्पति बायोडाइवर्सिटी की बात करें, अगर अपन जैव विविधता में वनस्पति बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ इन दोनों के बीच में, जैसे यहाँ दक्षिणी अमेरिका में आपको क्या मिलेगा? अमेजन बेसिन मिलेगा। और यहाँ अफ्रीका में आपको क्या मिलेगा? कांगो बेसिन मिलेगा। यहाँ दुनिया का की सबसे सघन वनस्पति है, दुनिया का सब। और ऑक्सीजन हमें कौन देता है? पेड़ पौधे देते हैं। शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई कौन करता है? फेफड़े। धरती को ऑक्सीजन सप्लाई कौन करता है? पेड़ पौधे। इसलिए दुनिया में ये जंगल, अमेजन बेसिन में जो जंगल है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। और उसके बाद 2 नंबर पे कांगो बेसिन। तो जैसे बॉडी में 2 फेफड़े होते हैं, राइट फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है, तो यहाँ राइट क्या है? अमेजन बेसिन। तो धरती के 2 फेफड़े, पहला अमेजन बेसिन और दूसरा कांगो बेसिन। ये इसलिए है कि वनस्पति बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से बहुत ही अनुकूल फील्ड है। तो आप इसमें लिखो, धरती के 2 फेफड़े अमेजन व कांगो बेसिन, धरती के 2 फेफड़े अमेजन व कांगो बेसिन, अमेजन व कांगो बेसिन उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में ही स्थित है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में ही स्थित है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में ही स्थित है। हो गया? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर दूसरी चीज में आपको जो सवाल पूछते हैं वो क्या है? अभी मैं आपको क्या बता रहा था? जैव विविधता। अब मैं आपको बता रहा हूं जैव विविधता के हॉट स्पॉट। जैव विविधता के हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट का मतलब चर्चित है वो जगह। हॉट स्पॉट का मतलब क्या है? चर्चित जगह है। अब देखो, जैव विविधता की अपन बात करें, ये इनकी संख्या तो मैं करंट अफेयर में बताऊंगा। वर्ल्ड में जैव विविधता के बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट कितने हैं, उनमें से भारत में कितने हैं, समझ गए ना आप? क्योंकि वो एक करंट अफेयर का इश्यू है, इसलिए बीच में नहीं लिखेंगे। यहाँ मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करके छोड़ दूंगा। फिर करंट अफेयर में आपको केवल इतना ही देखना है कि भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं। तो जैसे अभी पहले अपने भारत में एक हॉट स्पॉट था सुंदरवन का डेल्टा। उसके बाद 2015 में माधव गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पश्चिमी घाट को भी शामिल कर लिया गया था। ये संख्या बस आपको ध्यान में रखनी है, या फिर कोई नया हॉट स्पॉट यदि किसी रिपोर्ट में शामिल किया जाता है तो वो आप देख सकते हो। पर यहाँ आपको केवल इसका मीनिंग देखना है। जैव विविधता के हॉट स्पॉट, तो इनकी विशेषताएं क्या हैं? जीव जातियों की संख्या अत्यधिक। सुनना इसको, देखो, जीव जातियों की संख्या अत्यधिक, पहली बात।
मतलब जीव जातियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि सुंदरवन का डेल्टा और भारत का पश्चिमी घाट है, गुजरात के नीचे जो तटवर्ती है लेफ्ट हैंड में भारत का, वो पूरा का पूरा पश्चिमी घाट है। 1600 किलोमीटर लेंथ का जो जोन है, उसमें लगभग 52,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। उस 1600 किलोमीटर में पेड़ पौधे, जीव जंतु, शैवाल, इन सबको यदि हम मिला दें तो लगभग 52,000 प्रजातियां उस घाट के ऊपर पाई जाती हैं। तो यहाँ देखो जीव जातियों की संख्या अत्यधिक, ठीक है। दूसरी बात देखो, इनमें से, समझना इस बात को, इनमें से अधिकांश जातियों को खतरा, उनमें से अधिकांश जातियों को खतरा, मतलब उस फील्ड से वो जातियां नष्ट होने के कगार पर है। तीसरी बात, अधिकांश जातियां स्थानीय होती हैं। अधिकांश जातियां स्थानीय होती हैं। स्थानीय का मतलब उस फील्ड के अलावा दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती, और अगर वहां से समाप्त हो गई तो नक्शे से ही गायब हो जाएगी। तो कुल मिलाकर बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट वो फील्ड होते हैं जहां जैव विविधता के संरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमने ऐसे उपाय नहीं किए तो बहुत जल्द ही वहां से बहुत सारी जातियों को एक साथ खतरा आसन हो सकता है, क्योंकि अधिकांश जातियां कैसी होती हैं? स्थानीय। तो उस जगह से यदि वो नष्ट हो गई तो पूरे ग्लोब से, पूरी पृथ्वी से वो क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। तो देखो क्या हो गया, जैव संरक्षण की दृष्टि से, जैव संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील। अत्यंत संवेदनशील का मतलब है कि संरक्षण तुरंत जरूरी है, तुरंत संरक्षण आवश्यक। संवेदनशील का मतलब है कि इमीडिएट वहां हमें जातियों को बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो बहुत सारी जातियां जो है वो नष्ट हो जाएंगी। ये मैंने 4 मोटे तौर पर विशेषताएं आपके सामने रखी है। तो जिस जैव विविधता की साइट के ऊपर जहां जीवन की संभावनाएं हैं, वहां ये चारों विशेषताएं लागू होती हैं, उस फील्ड को हम क्या कहेंगे? जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये चारों बातें लिख लो। जैव विविधता का हॉट स्पॉट निम्न विशेषताओं को धारण करता है। जैव विविधताओं का हॉट स्पॉट निम्न विशेषताओं को धारण करता है। निम्न विशेषताओं को धारण करता है। निम्न विशेषताओं को धारण करता है। पहला, जीव जातियों की संख्या अत्यधिक। जीव जातियों की संख्या अत्यधिक, कोमा, उनमें से अधिकांश जातियों को खतरा आसन। आसन का मतलब निकट है। उनमें से अधिकांश जातियों को खतरा आसन, उनमें से अधिकांश जातियों को खतरा आसन, खतरा आसन, कोमा, अधिकांश जातियां स्थानीय होती हैं। स्थानीय का मतलब उसके अलावा कहीं नहीं पाई जाती हैं। अधिकांश जातियां स्थानीय होती हैं, स्थानीय होती हैं, अर्थात उस क्षेत्र से उनके नष्ट होने पर, उस क्षेत्र से उनके नष्ट होने पर उन जातियों की पूरे ग्लोब से विदाई हो जाती है। उन जातियों की पूरे ग्लोब से विदाई हो जाती है। उन जातियों की पूरे ग्लोब से विदाई हो जाती है। पूरे ग्लोब से विदाई हो जाती है। पूरी ग्लोब से विदाई हो जाती है। अतः ये जैव विविधता के संरक्षण की दृष्टि से, अतः ये जैव विविधता के संरक्षण की दृष्टि से, जैव विविधता के संरक्षण की दृष्टि से, जैव विविधता के संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र होते हैं।
अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र होते हैं। अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र होते हैं। अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो ये सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कई बार अब जैसे करंट अफेयर के हिसाब से कितने हॉट स्पॉट दुनिया में हैं, जैसे रिसेंटली मेरे हिसाब से 18 हैं, जिनमें से 2 भारत में। पूरी दुनिया में बायोडाइवर्सिटी के अब रिसेंट किसी रिपोर्ट में नए को जोड़ा तो मैं देख के आपको बता दूंगा। इसलिए जो करंट चीज़ें हैं उनको आपको अलग एक एक लाइन में लिखना है। आपको यहाँ इतना समझना है कि हॉट स्पॉट की क्या विशेषताएं होती हैं। तो हॉट स्पॉट फील्ड की ये 4 मोटे तौर पर विशेषताएं होती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जैव विविधता हो गई। अगला जो सवाल मैं आपको बता रहा हूं वो है कोर प्रभाव। कोर प्रभाव, कोर किसको कहते हैं? एज को, EDAGE, एज प्रभाव। कोर का मतलब होता है कोणा। ठीक है ना, एज का मतलब क्या होता है? कोणा। अब देखो यहां ये सवाल भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों है? सवाल समझ में आ रहा है ना? मैं देखो कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, जो सवाल आता है उसको समझ लो आप। एज इफेक्ट या कोर प्रभाव का संबंध जैव विविधता से है। अब इकोलॉजी की यूनिट क्या बताई है मैंने, इकाई क्या बताई है आपको? पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो जहां 2 पारिस्थितिकी तंत्र, जहां 2 पारिस्थितिकी तंत्र एक दूसरे को टच करते हैं तो उस संधि स्थल को हम कोर प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। और 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के संगम या जो कोर क्षेत्र होते हैं वहां बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता की प्रचुर संभावनाएं होती है। प्रचुर संभावनाएं होती है। समझ में आई क्या बात? उदाहरण देके समझा दोगे? 2 इकोसिस्टम जहां आपस में संधि करते हैं वहां जैव विविधता की उत्तम संभावनाएं होती हैं। अब इस फारसी को तो छोड़ दो। पशु को पानी पिलाते हैं खेल में अपन, और उस खेल में शैवाल आते हैं कि नहीं आते हैं? उसके बीच में शैवाल ज्यादा आते हैं या किनारे पर? एक मतलब किनारे के ऊपर वायुतंत्र के संपर्क, मतलब उसमें सॉलिड दीवार के संपर्क में आ रहा है, वहां से नया पारितंत्र शुरू हो रहा है, और एक पानी के अंदर जलतंत्र है। ठीक है, ये किस वजह से है? अब ये बता रहा हूं कि मतलब उसमें पानी में शैवाल किसी हौद में आएंगे तो किनारे पर आएंगे, क्योंकि कोर क्षेत्र में या एज फील्ड में क्या है? जैव विविधता की प्रबल संभावना है। क्लियर हो गई बात? दूसरी बात बताऊं कि खेत में अपन बोते हैं, जैसे आधे खेत में अपन ने एक तरफ गेहूं बो दिए और दूसरी तरफ अपन ने चने बो दिए। बुआई करते समय उछल कर कुछ दाने चने के गेहूं की ओर और कुछ गेहूं के दाने चने की ओर, वहां देखो कितना डेवलपमेंट होता है। जो चना गेहूं में खड़ा है उसको देखकर अपन खुश होते हैं कि ऐसे चने होते तो मजा आ जाता, और जो गेहूं चने में खड़ा है उसको देखकर कहते हैं कि ऐसे गेहूं होते तो। जैव विविधता के विकास की उत्तम संभावनाएं प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र के संगम स्थल पर होते हैं। तो जितने फील्ड में ऐसी संभावनाएं अनुकूल होती हैं तो उस प्रभाव को, उस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे? कोर प्रभाव कहेंगे। समझ में आ गई क्या? अब वो चाहे गेहूं और चने के खेत को, चाहे आप हौद का एग्जाम्पल लो, कैसे भी करो। समझ में आ गई बात? ये चीज आपको ध्यान में रखनी। या फिर जैसे कोई भी कल्चर जहां संधि करता है वहां डेवलपमेंट की अच्छी संभावनाएं होती है? अब जैसे फफूंद आती है, कहाँ आती है? फफूंद कहाँ आती है? फफूंद भी कोर पर ही आती है। शैवाल कहाँ आता है? कोर पर आता है? समझ रहे ना आप? तो कान की किट्टी से लेकर सारे एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हो। सब किसकी वजह से है? कोर इफेक्ट के। अब प्रियंका सोचे सेडे को नाम कौन लियो है? लिखो, जहां 2 पारिस्थितिकी तंत्र
जहां दो पारिस्थितिकी तंत्र संधि करते हैं, जहां दो पारिस्थितिकी तंत्र संधि करते हैं, वहां जैव विविधता की उत्तम संभावनाएं होती है। वहां जैव विविधता की उत्तम संभावनाएं होती है, उत्तम संभावनाएं होती है, उत्तम संभावनाएं होती हैं। इस प्रभाव को कोर प्रभाव या एज इफेक्ट कहते हैं, कोर प्रभाव या एज इफेक्ट कहते हैं। हो गया। अगला देखो, शब्द होता है सुपोषण। इसको अपन यूट्रोफिकेशन, EUTROFICATION, यूट्रोफिकेशन, सुपोषण या यूट्रोफिकेशन। क्या है ये? मैंने आपको बताया था कि जिस जलतंत्र में पोषक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है, कार्बन सहित पोषक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है, वैसे वैसे जलतंत्र में क्या होता जाता है? जैव विविधता बढ़ती जाती है। समझा कि वो जैसे रसोई के वाष्प वैसे इनकी नाली का एग्जाम्पल दिया था, तो आप इसमें लिखो, जब जलतंत्र में कार्बन सहित पोषक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है, जब जलतंत्र में कार्बन सहित पोषक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है, कार्बन सहित पोषक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है, तो जीवन या जैव विविधता की संभावनाएं बढ़ जाती है। जीवन या जैव विविधता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसे सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। अब एक सवाल है जो हालांकि आप लोगों से सबसे नहीं पूछ सकते, आरएस जैसी परीक्षाओं में या जनरल साइंस वगैरह होती है, वहाँ इस सवाल को कई बार पूछ लेते हैं। ये है बोर्ड और ये है कॉर्ड। बोर्ड और कॉर्ड, बोर्ड का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और कॉर्ड होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसको कहते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसको कहते हैं? थोड़ा सा ध्यान से देना, ये वापस इसी चैप्टर में लाके छोड़ूंगा। इस सवाल को घुमा के कैसे पूछते हैं, वैसे साइंस का हो गया ये, लेकिन जैव विविधता से इसका क्या लेना देना है? तो देखो, 1 लीटर पानी के अंदर, 1 लीटर पानी के अंदर, अब वो किससे उठाया? जैसे पीने के पानी की टंकी में भी जीव है, जिसमें पशुओं को पिलाते हैं, खेल में भी है, हौद में भी है, समुद्र में भी है, तालाब में भी है, तो सबकी क्वालिटी क्या है? अलग अलग है। किसी भी जलतंत्र के 1 लीटर पानी में मौजूद जीवों को जिंदा रहने के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वो क्या है? उनकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। ठीक है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? यह 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में मौजूद जलीय जीवों की, मौजूद जलीय जीवों की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उपापचयी क्रियाएं अंदर होती हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए जिस ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता होती है, वो है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक जीवन जीने के लिए, एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो इनमें से देखो, ये कैटाबॉलिक एक्टिविटी से रिलेटेड है, ये तो अपने इस चैप्टर को टच कम ही करता है, और ऐसे सवाल को घसीटते भी कम है, इनडायरेक्टली घसीटा जा सकता है, लेकिन संभावना नहीं है। लेकिन ये जो है, अगर किसी जलतंत्र की बोर्ड बढ़ रही है, किसी जलतंत्र की बोर्ड बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि उस जलतंत्र में जीवों की संख्या बढ़ रही है। उस जलतंत्र में जीवों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि जीव बढ़ेंगे तो प्रति लीटर ऑक्सीजन की डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी। ये सवाल बॉर्डर के ऊपर लिख लो आप, किसी जलतंत्र की बोर्ड बढ़ना, बोर्ड बढ़ना, किसी जलतंत्र की बोर्ड बढ़ना इस बात का संकेत है
इस बात का संकेत है, इस बात का संकेत है कि उस जल तंत्र में जीवों की संख्या बढ़ रही है। अब इसकी डेफिनेशन वगैरह मैंने 1 लीटर में, ये सब साइंस का सिस्टम है, ठीक है। जीवन, जैव विविधता और जीवों की संख्या बढ़ने की संभावना को इंडिकेट करता है ये। एक ऐसा ही प्रैक्टिकली सवाल और कई बार पूछ लेते हैं, जैसे किसी तालाब के अंदर जलकुंभी तेजी से फैल रही है। तालाब के अंदर जलकुंभी जलीय पौधा है ये। जयपुर में अपन जाते हैं पानीपत से पहले, वो उसमें नाले के अंदर है ना बड़े बड़े पत्तों वाले पौधे, देखे हुए कभी? वही तो है जलकुंभी। अगर वो तेजी से फैल रही है तो ये किस बात का इंडिकेशन है? ये उस शहर के प्रदूषण के लेवल का इंडिकेशन है। जलकुंभी तेजी से किसी तालाब में फैलना उस इलाके में प्रदूषण में बढ़ोतरी का संकेत है। ये कई बार पूछा गया, इसमें लिखो किसी जलतंत्र में जलकुंभी का तेजी से फैलना, किसी जलतंत्र में, जलकुंभी का मतलब जलीय पादप कोई और भी हो सकता है, किसी तालाब में जलकुंभी का तेजी से फैलना, उस क्षेत्र में वायु प्रदूषण कौन सा है? वायु प्रदूषण के बढ़ने का संकेत है। वायु प्रदूषण के बढ़ने का संकेत है। अब देखो अपन जो चैप्टर लेके आए, अब यहां देखो बायोडाइवर्सिटी का जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवा दिया। अब वन्य जीव और अभयारण्य है, उनमें हम किन की रक्षा करते हैं? उन्हीं जीव जातियों की रक्षा करते हैं जो खतरे के निशान के आसपास है और खतरे के अधीन है, खतरे से बाहर है। इसके लिए देखो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो रेड डाटा बुक प्रकाशित की जाती है, थोड़ा सा उसके बारे में मेरे को बताना है और उसके बाद में अपन अपने वन्य जीव और अभयारण्यों की चर्चा करेंगे। समझा की बात? खतरे को लेकर जो डिटेल वर्ल्ड वाइड या विश्व स्तर पर दी जाती है वो हमें किस बुक से मिलता है? रेड डाटा बुक। उसमें लाल पेज होता है, येलो पेज होता है और ग्रीन पेज होता है। तो अगर किसी जीव जाति का नाम लाल पेज पे जा रहा है, इसका मतलब विदाई हो चुकी है, उसकी विदाई हो चुकी है। और अगर येलो पेज पर है तो खतरे पर है, चाहे तो हम बचा सकते हैं, यही स्थिति बनी रही तो जाएगी। ग्रीन पेज पर वापस कोई शिफ्ट होती है तो उसमें वो प्रजातियाँ होती हैं जिनका नाम पहले येलो पेज पे शिफ्ट हो चुका होता है, फिर हमने अच्छे प्रयास करके उनकी संख्या में बढ़ोतरी करके और वापस उसको खतरे से बाहर ले आते हैं, तो उनका नाम किस में लिखा जाता है? ग्रीन पेज पे। तो जो एंडेंजर्ड, अब रेड वाली का तो कोई मतलब नहीं है, एंडेंजर्ड प्रजातियों को येलो पेज पर शो करती है रेड डाटा बुक। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम जिस जीव का नाम येलो पेज पर है उसको वापस किधर डाइवर्ट करें? ग्रीन पेज की ओर। ये जैव विविधता संरक्षण से संबंधित। इसके अलावा दुनिया में बहुत सारी संधियाँ, समझौते, कन्वेंशन, ये जो है इनका भी रोल होता है। तो इनमें से भी कई बार एक सवाल पूछ लेते हैं। तो 4-5 सवाल जो मोटे मोटे ये बताने के बाद में अपन सीधे किस पर आ जाएंगे? राजस्थान पर आ जाएंगे। या इसके अलावा जैसे रामसर संधि है, आप सब ने पढ़ा है, उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी संधि जो रामसर ईरान के शहर में 1972 में हुई थी। तो उस संधि के बारे में आपसे कई बार सवाल पूछा गया है। रामसर स्थल किसको कहते हैं? उस संधि के तहत प्रोटेक्ट करने के लिए जिस स्थान को चिन्हित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? रामसर स्थल। राजस्थान में कितने हैं? वेटलैंड और उस आर्द्र भूमियों का संरक्षण और रामसर संधि स्थल एक ही बात है, 2 हैं। कौन कौन सा है? सांबर लेक और केवलादेव। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने को आनी चाहिए। उसके बाद अपन अभयारण्यों की ओर रुख करेंगे तो जो एक्टिविटियाँ आपके समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये आज की मोटी मोटी चीज़ें बताई थी, थोड़ी सी इसमें बच गई है, उसके बाद ये चीज़ अपन देखेंगे।